Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज 28 दिसंबर एंड ये है ट्यूसडे। सबसे पहले ये जो हमारा पीडीएफ होती है इकोनॉमिक टाइम्स की, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डेली अपलोड कर देता हूँ, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसके साथ में 2 और न्यूज़पेपर्स, द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड, डेली बेसिस पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको मिल सकते हैं फ्री में। तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अंदर कल ही 1100 मेंबर्स क्रॉस हो चुके हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूज़ से ना। अगर आपको एक न्यू व्यूअर है तो मैं जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, मेन आर्टिकल्स, उसके नोट्स बना के रखता हूँ, और ये नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही अगेन मिल जाएंगे ना। हम इन नोट्स से ही पूरा कवर करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ये सारे पॉइंट्स जो इसके अंदर मैं लिखता हूँ वो सब आर्टिकल्स में से ही होते हैं, क्योंकि एक पर्सन ने कल कमेंट किया था कि आपको कैसे पता। तो मतलब अपने आप में इरेलीवेंट क्वेश्चन है वो, क्योंकि मैं आर्टिकल से ही आपके लिए पिकअप करता हूँ चीज़ें, आपके लिए ईजी हो जाए बस समझना, इस वे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस चीज़ को ना। फर्स्ट पेज के अंदर पहला आर्टिकल है, हेल्थ मिनिस्ट्री इशूज़ नॉर्म्स फॉर न्यू कोविड वैक्सीन पॉलिसी। कल मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के अंदर एड्रेस किया था कि वो न्यू जो 15 to 18 लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, उसको भी वो वैक्सीनेट कराएंगे और बूस्टर शॉट्स लेके आएंगे जो आपकी 60+ वाले लोग हैं उनके लिए, साथ ही साथ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्टार्टिंग में, इन दोनों के लिए, बाकी सभी के लिए बाद में। तो ये जो सब न्यू स्टेप्स हैं, इनके लिए एक पूरी न्यू कोविड वैक्सीन पॉलिसी टाइप की उन्होंने अनाउंस कर दी है। आफ्टर पीएम मोदी अनाउंस इट ऑन सैटरडे, ये मैंने आपको बता दिया है जब पीएम मोदी ने स्पीच दी थी अपनी सैटरडे के दिन। व्हाट्स न्यू, अब न्यू क्या है ये मैंने आपको अभी बता दिया रिसेंटली, जस्ट अभी। 2 चीज़ें हैं मेनली, वैक्सीन फॉर 15 to 18 ईयर ओल्ड। अच्छा, फर्स्ट पेज के ऊपर ही एक और पूरा आर्टिकल दिया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ एक पार्ट मेंशन किया है कि एज 15 to 18 जो लोग हैं उनके लिए जो वैक्सीन लगेगी वो स्कूल आईडी कार्ड से लगेगी। मतलब यहाँ पर एनएचए जो लिखा मैंने वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो इन्होंने ये बोला इसके ऑफिशियल्स ने कि हो सकता है इसमें से सभी लोगों के पास आधार कार्ड ना हो। उन्होंने एक आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड किया, तो उसके बेस पे कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पर स्कूल आईडी कार्ड से भी वो चाहें तो वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर 2005 से लेकर 2007 तक जो लोग बॉर्न है बेसिकली वो लोग यहाँ पे करवा सकते हैं ना। बूस्टर शॉट्स और हेल्थ केयर वैक्सीन, मतलब बूस्टर शॉट्स लगेंगे जो थर्ड वैक्सीन का डोज है बेसिकली वो लग रहा होगा हेल्थ केयर वर्कर्स को, और 60+ जो लोग हैं उनको। अब 9 MOS जो लिखा है मैंने, मतलब है उसका 9 months आफ्टर योर सेकेंड शॉट। तो इन लोगों को भी जो इनका सेकेंड शॉट लगा होगा उसके 9 months के बाद ही ये बूस्टर शॉट लग सकते हैं, एलिजिबल है बेसिकली। और 9 वीक्स के लिए उन्होंने 39 वीक्स एक टेक्निकल टर्म भी यूज़ किए यहाँ पर। स्टार्टिंग 10 जन से चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद जितनी जितनी सबकी जैसे एलिजिबिलिटी क्रॉस होती जाएगी वो लोग ये चीज़ करवाते रहेंगे। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। 35 नॉन फाउंडर एग्जीक्यूटिव्स, ये एग्जेक्स लिखा था न्यूज़ के अंदर, इसका मीनिंग है एग्जीक्यूटिव्स सेंटर एंटर इलीट 100 करोड़ ESOP क्लब। सबसे पहले समझते हैं पूरी न्यूज़ के अंदर ESOP एक टर्म दिख रही है, इसका मीनिंग क्या होता है। ESOP का मीनिंग होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये तो फुल फॉर्म हो गई। इसका वैसे मीनिंग होता है कि जैसे आपकी कंपनी के शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी पूरी कंपनी की वैल्यू 1000 रुपीज़ है और आपने उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 10 रुपीज़ के। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास अभी के लिए पूरी ओनरशिप है, बट आपको एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। आपको एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, बट वो चाह रहा है कि, या आप चाह रहे हैं कि मैं उसे कैश में ना दूँ, मैं अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स उसको ट्रांसफ़र कर दूँ। भैया आप अगर कैश में दे रहे हैं तो भी आपकी कंपनी के असेट्स एक तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके पास। अगर आप शेयर्स दे देंगे तो भी ऐसा ही होगा। तो अगर आप अपने शेयर्स दे देते हैं तो वो कंपनी के लिए और लॉयल हो जाएगा। वो जितना काम करेगा कंपनी के अंदर, थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसको भी कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। तो वो उस मोटिव को इंस्टिल करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ESOPs दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ESOPs जनरली हर पर्सन को आजकल अपनी सैलरी के साथ मिलते हैं, कुछ पार्ट ऑफ पैकेज उनका ESOP की फॉर्म में उनको मिलता है। तो यहाँ पे अगर इस केस में देखें तो 10 रुपीज़ का आपका एक ESOP हो गया। तो उस हिसाब से आप जितने चाहें, आपकी जितना पर्सन जितनी उसकी सैलरी है पूरी हो सकता है, फिर जितना 10% 20% जितना भी उससे उसकी सैलरी का पार्ट आप ESOP में भी उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर जर्नली ESOP क्या होता है कि कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो CEOs CFOs CTOs आज की डेट में सब कुछ, तो वो सब जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ESOPs मिलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट वैसे नहीं, बट उनकी सैलरी का बहुत ही मेजर परसेंटेज ESOPs में ही मिलता है उनको।
तो इसी तरीके से इसमें ईसॉप्स में एक और बेनिफिट होता है कि ये ऑप्शन है, आप चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आप मना भी कर सकते हैं। और ईसॉप्स में एक और बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं तो हो सकता है फ्यूचर में उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये भी वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, मतलब एक प्रोविज़न रहता है। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स थे जिनको ये शेयर्स वगैरह मिले मोस्ट रिसेंटली लिस्टेड स्टार्टअप्स के अंदर, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है नायका, जोमेटो, पीवी मतलब पॉलिसी बाजार, पेटीएम, और बाकी प्राइवेट कंपनीज के अंदर जैसे कि बाईजूस, ओला, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा, इन मेजर कंपनीज के अंदर जिनको भी जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको इतने ईसॉप्स मिल चुके हैं आज की डेट में कि वो उनके जो ईसॉप्स की वैल्यू है वो 100 करोड़ प्लस चली गई है। तो इसके अंदर उन्होंने 35 टोटल फाउंडर्स, नॉन फाउंडर्स बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे लोग। नॉन फाउंडर आप समझ गए होंगे, जो कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है, को फाउंडर नहीं है, और वो बाद में सीईओज, सीटीओज या कोई मार्केटिंग हेड हो गया, कोई आपका एडिटर, मतलब कुछ भी हेड कोई हो गया, तो उसके बेसिस पे कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो ये हमने पूरा समझ लिया। एसईसी अप्रूव्स कोवैक्स, कोर्बीवैक्स एंड मोलनूपिरावीर। अब ये थोड़ी लेस रेलेवेंट न्यूज़ है। इसके अंदर सबसे पहले तो एसईसी जो है वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन नहीं है, जो कि सेबी है एक तरीके से अमेरिका में। बट यहाँ पर एसईसी जो है बेसिकली वो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, जो कि CDSCO के अंदर काम करती है। ये मैं इसकी फुल फॉर्म बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, को इतनी ज़्यादा याद नहीं रहेगी। तो बेसिकली ड्रग्स से रिलेटेड काम है इनका। ड्रग्स का मीनिंग आप समझ ही रहे हैं, थोड़ा ऑफिशियल वाला जो मीनिंग होता है वो है यहाँ पर, जो मेडिसिनल टाइप का मीनिंग होता है वो। तो इसके अंदर इन्होंने 3 वैक्सीन्स को अप्रूव कर दिया है, बूस्टर शॉट्स के लिए भी और सेकेंड वैक्सीन के तौर पर। मतलब अगर आपको कोई और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो इनको भी आप लगवा सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर। तो SII ने बनाई थी एक वैक्सीन इसके अंदर से। SII मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके CEO की बात हमने पहले थोड़े दिनों पहले की थी, आधार पूना वाला जिनका नाम है। तो उन्होंने एक बनाई थी कोवोवैक्स, वो अप्रूव हो गई है। और बायोलॉजिकल ईज ये करके एक कंपनी है, इन्होंने 2 वैक्सीन इनकी अप्रूव हो चुके हैं, कोर्बीवैक्स और मोलनूपिरावीर, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था इतनी कोई ज़्यादा रेलेवेंट न्यूज़ ये नहीं है। नाउ ईसी अनलाइकली टू डिले असेंबली इलेक्शंस और बैन रैलीज। ये बेसिकली ईसी क्या है? ईसी है आपका इलेक्शन कमीशन। आप सभी को पता है कि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिटिकल वाली ही न्यूज़ है आपकी। तो काफ़ी सारी स्टेट्स मैंने मेंशन भी किए हैं यहाँ पर, जो आर्टिकल के अंदर थी। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इनके अंदर नेक्स्ट ईयर मतलब स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर में ही इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, इन द व्यू ऑफ ओमिक्रॉन थ्रेट, ये बोला जा रहा था कि असेंबली इलेक्शंस को डिले करना पड़ेगा या फिर रैलीज को बैन करना पड़ेगा। बट इलेक्शन कमीशन का एक और स्टेटमेंट आया है कि ऐसा अनलाइकली है, ऐसा हम नहीं कर रहे होंगे। और यहाँ पर हो सकता है कि कई जगहों पर जो थोड़ी बड़े डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, तो वहाँ पर ये जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है वो हो सकता है एप्लीकेबल हो जाए। मे आस्क फॉर स्ट्रॉन्गर वैक्सीन कवर इन एरियाज, मतलब कुछ एरियाज़ के अंदर हो सकता है कि ये वैक्सीन आप 75% लोगों को लगा दो, जो वोटिंग पॉपुलेशन है उसमें से, तभी आप अपने इलेक्शंस को कंडक्ट करा सकते हैं। तो वो यहाँ पे हो सकता है। बाकी रैलीज बैन करने का तो कोई पॉइंट नहीं बनता है। रैलीज बैन करने के लिए यहाँ पर एक एडिटोरियल के अंदर एक छोटा सा पॉइंट था। मैं एडिटोरियल समझाता नहीं हूँ, बट मैं रीड कर लेता हूँ, तो मैं उसमें से पॉइंट एक कवर कर रहा हूँ। एडिटोरियल में अगर वो मतलब मेंशन ये किया गया था कि अगर वो रैलीज़ को बैन करेंगे तो एक ब्लैंकेट बैन काइंड ऑफ सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि लोग तो रिलीज़ निकालेंगे ही, जितनी देर में वो पुलिस उसको इन्फॉर्म करेगी और आगे जाके चीज़ें होंगी तब तक तो रैली ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से रैलीज़ पे अगर बैन लगता भी है तो वो एक ब्लैंकेट बैन काइंड ऑफ सिनेरियो हो जाएगा। Now, FCRA license of Mother Teresa's missionaries of charity not renewed. बेसिकली FCRA है आपकी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यहाँ पर क्या है, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। मदर टेरेसा ने एक फाउंड की थी ऑर्गेनाइजेशन मिशनरीज करके, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये कोलकाता बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये वहाँ पर चैरिटी करती है। और इसका मेन जो फंड है जो इनको चैरिटी के लिए आता है, एज एन NGO बेसिकली काम करते हैं पूरा, वो बाहर से आता है। तो बाहर से अगर आप किसी कंट्री के अंदर चैरिटी के लिए, NGO, इन पर्पसेस के लिए अगर पैसा भेज रहे होते हैं तो बहुत सारे कंप्लायंसेस आपको फुलफिल करने होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। हो सकता है वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो NGO के नाम पर, हो सकता है वहाँ पर टेररिज्म को सपोर्ट किया जा रहा हो, बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे रेगुलेशंस भी वहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रेगुलेशंस के अंदर से ही एक रेगुलेशन है इस केस के अंदर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट।
तो FCRA जो ये लाइसेंस है जो इस NGO को चाहिए फंड्स को रिसीव करने के लिए, वो रीन्यू नहीं हुआ है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स आ गई हैं, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ है तो आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ी कुछ स्टेटमेंट्स इसके अंदर आ गई हैं। पहले आप सेकंड पॉइंट की बजाय थर्ड पॉइंट पे एक बार नोटिस करेंगे, ममता बनर्जी ट्वीटेड अगेंस्ट इट। तो ये जब न्यूज़ थोड़ी थोड़ी बाहर आई थी कल, तो ममता बनर्जी ने, जो आप सभी को पता है कोलकाता के अंदर चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया कि 22,000 लोग, सॉरी 22,000 लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, ये सब है। मतलब एक पॉलिटिकल सा उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद एक स्टेटमेंट आई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, MHA से। उन्होंने ये बोला कि सेंटर ने जो बैंक अकाउंट है आपके NGO का, वो फ्रीज नहीं किया है, बट NGO इटसेल्फ हैड रिटर्न टू SBI टू फ्रीज द अकाउंट। जो अकाउंट है वो SBI के साथ है, तो NGO ने SBI को एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि आप हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए। मुझे पर्सनली इस बात का कोई पॉइंट नहीं लगता है दूर दूर तक, NGO अपने आप से क्यों बोलेगा कि आप हमारा अकाउंट फ्रीज कर दो। बट हाँ, यहाँ पर MHA ने यही स्टेटमेंट दी है यहाँ पर ना। मे बी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी देयर रीन्यूअल एप्लीकेशन इजंट अप्रूव्ड येट, क्योंकि रीन्यूएबल जो एप्लीकेशन है आपके FCRA लाइसेंस की, वो FCRA अप्रूव नहीं करता है, वो RBI अप्रूव करता है। फिर मतलब कोई और बॉडी है जो अप्रूव करती है, तो वो एप्लीकेशन अभी अप्रूव हो सकता है कि ना हुई हो, या हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी ये चीज़, बट अभी के लिए यहाँ पर यही है ना। एक और न्यूज़ थी इसके अंदर, पूरा आर्टिकल था बट मैंने सिर्फ हेडलाइन यहाँ पे लिखी है, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। सेंटर एक्सटेंड्स कोविड कर्व्स टिल Jan 31। तो मतलब वही है कि जो कोविड बेस्ड प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, मास्क ना लगाने पे चालान कट जाएगा। तो ये सब जो आपकी चीज़ें थी, ये आपकी December 31 तक ही फॉलो करने का अभी तक ऑर्डर था। अभी तक एक्सटेंशन के कोई ऑर्डर नहीं आए थे, तो वो Jan 31 तक हो गया है। और दिल्ली में तो बात की जा रही है कि वापस से कर्फ्यू या लॉकडाउन टाइप ऑफ चीज़ें वापस से लगने वाली है, तो वो सब चीज़ें Jan 31 तक एक्सटेंड कर दी गई हैं बेसिकली। नाउ सेल्फिश पार्टीज मोटो खुद का स्वार्थ, PM इन हिमाचल। बेसिकली क्या है, PMG कल, मतलब PMG मैं बोल रहा हूँ, पर नरेंद्र मोदी कल हिमाचल के इलेक्शंस के अंदर, वहाँ पर बेसिकली जो गवर्नमेंट अभी चल रही है उसकी 4th टाइम एनिवर्सरी बन रही है। मतलब वो चौथी बार पावर के अंदर आई है, तो 4th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के, आप कह सकते हैं, इवेंट के अंदर PM मोदी कल गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी का, BJP का मोटो चेंज कर दिया है। उन्होंने, पहले आपको सभी को पता है, सबका साथ सबका विकास BJP का मोटो था। अब एक और उसके अंदर टर्म ऐड कर दिया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो यहाँ पर बेसिकली एक सेल्फिश जो टर्म, मतलब टोन आती थी पहले, या जो दूसरी पार्टीज के में सेल्फिश टोन आती है, उसको बीट करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए उन्होंने ये चीज़ की है। फाइट अपोजिशन कांग्रेस, यहाँ पर स्पेसिफिकली कांग्रेस का उन्होंने नाम नहीं लिया है, बट ये जो खुद का स्वार्थ आपको उसके अंदर दिखेगा हेडलाइन के अंदर, वो खुद का स्वार्थ परिवार का स्वार्थ, ये बेसिकली कांग्रेस का मोटो है। तो यहाँ पर खुद का स्वार्थ परिवार का स्वार्थ, और उन्होंने उसके आगे भी थोड़ा फन बनाते हुए करा, बट मैंने वो चीज़ यहाँ पे नोट नहीं की है, क्योंकि आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है। और आपके लिए तो मेरे ख्याल से बस मोटो चेंज होने वाली बात और ये 4th एनिवर्सरी ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से यही मेन इंपॉर्टेंट बात रहेगी। नाउ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ RBL बैंक सेटिस्फैक्ट्री, RBI। बेसिकली ये एकदम से न्यूज़ कैसे पॉपअप हो गई, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। यहाँ पर हुआ क्या था कि सबसे पहले कुछ स्पेकुलेशंस आ रही थी पिछले 1 महीने से, कि जो आपको पता होगा, राकेश झुनझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी, ये बहुत टॉप के इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर, और ये काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करते भी हैं। तो ये न्यूज़ आ रही थी कि ये दोनों पर्सन्स जो हैं इन्वेस्ट करने वाले हैं RBL बैंक के अंदर, और इन्वेस्ट तो सिर्फ एक टर्म होगी, वो पूरा खरीद ही लेंगे RBL बैंक को। ऐसा क्यों था, क्योंकि RBL बैंक बहुत ज़्यादा डेट के अंदर चला गया था, ऐसी न्यूज़ आ रही थी। तो इस तरीके से था सब चीज़। RBL बैंक बेसिकली, अगर आपको नहीं पता तो मुझे पहले बता देना चाहिए था, प्राइवेट लेंडर है ये। प्राइवेट लेंडर का मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी है, बट ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंपनी नहीं है, अपना प्राइवेट कंपनी है टोटल, इसीलिए यहाँ पे मैंने प्राइवेट लेंडर वर्ड यूज़ किया हुआ है। बाकी पब्लिकली लिस्टेड है कंपनी, 130 रुपीज़ के आसपास इनका शेयर प्राइस चल रहा होता है। तो यहाँ पर ये जो स्पेकुलेशंस आ रही थी, इसकी वजह से इनका शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा टैंक कर रहा था। टैंक करने का मीनिंग होता है फेल करना। तो ये सब जब हुआ तो RBI ने इंटरवीन किया और पूरी कंपनी का एक एनालिसिस करके प्रेजेंट किया
कि नहीं, कंपनी की इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो मतलब बेकार नहीं हुई है, और ये जो स्पेकुलेशंस है वो फॉल्स हैं, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली सेटिस्फैक्ट्री है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताता हूँ। आरबीएल बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, प्राइवेट लेंडर है। प्राइवेट लेंडर का मीनिंग प्राइवेट कंपनी नहीं है यहाँ पर, बस वो पब्लिक कंपनी नहीं है, क्योंकि पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगा, तो उस सेंस में वो प्राइवेट लेंडर है। तो यहाँ पर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। स्पेकुलेशंस और न्यूज़ आई थी कि राकेश झुनझुनवाला, आरजे मैंने लिख दिया है छोटा सा, एंड दमानी, राधा किशन दमानी जो है, आर गोइंग टू बाय इट, मतलब वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी स्टेक होल्ड कर लेंगे, उस वजह से मतलब ये न्यूज़ आ रही थी। आरबीएल स्टेटेड फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी, आरबीआई स्टेटेड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैंक रिमेन सेटिस्फैक्ट्री। आरबीआई ने खुद स्टेट कर दिया कि इस बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन जो है सेटिस्फैक्ट्री रही है। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में ऐसा आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कंपनी को बचाने के लिए, जो कि गवर्नमेंट से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, हालांकि वो एक बैंक है जो इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, बट इतना मेजर बैंक भी नहीं है, कि आरबीआई ने खुद से एक स्टेटमेंट निकाली हो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ये काफ़ी एक बड़ी बात है। और इसमें शेयर जो इनका था वो ऑल टाइम लो पर चला गया, मंडे को 130 रुपीज़ के आसपास चला गया था, बट उसी दिन क्लोजिंग प्राइस उसका रहा 140 के आसपास। मतलब जब ये न्यूज़ आई कि आरबीआई ने फाइनेंशियल पोजीशन को सेटिस्फैक्ट्री बता दिया है, तो मंडे को थोड़ा सा ऊपर चला गया शेयर, और 140 के आसपास क्लोज हो गया। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे, ट्यूसडे को कंपेयर करेंगे, तो ईयर टू डेट रिटर्न्स -40% है। ईयर टू डेट का मीनिंग होता है इस साल में आज तक, इस साल में आज तक मतलब वही जनवरी से लेकर अभी तक, ऑलमोस्ट एक साल के अंदर अंदर -40% ये शेयर टैंक कर गया है। बाकी इसमें एक फैक्टर था, इसमें मेरे को ऊपर लिखना चाहिए था ये चीज़, पर मैंने नीचे लिख दिया थोड़ी। एमडी और सीईओ के थे विश्ववीर आहूजा, इन्होंने लेफ्ट कर दिया कंपनी, और इमीडिएट मतलब इफेक्ट से, मतलब क्या होता है कि आप जब कंपनी को लीव करते हैं, एज एन एम्प्लॉय भी अगर आप कंपनी को लीव करते हैं, तो एक नोटिस पीरियड नाम की चीज़ होती है, उसमें आपको कंपनी के अंदर प्रेजेंट होना होता है कि आपके रिलेटेड कोई भी चीज़ चल रही हो, तो वो चीज़ वहाँ पे डील हो जाएगी। अगर आपको कोई लीगल केस चल रहा हो, वो सब चीज़ें होती हैं, वो सब वहाँ पे क्लैरिफाई होती हैं पहले, तब आप कंपनी को छोड़ सकते हैं, वो इंक्वायरी वगैरह के पर्पज से। तो यहाँ पर एमडी और सीईओ जो थे विश्ववीर आहूजा, उन्होंने लीव एप्लीकेशन दी और इमीडिएट इफेक्ट से दी, यानी कि मैं अभी से ही कंपनी को छोड़ रहा हूँ, मतलब प्रॉपरली उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से अपने कंपनी को छोड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना कि कंपनी एक तरीके से सबकी आंखों में आ गई, मतलब बेसिकली सबका फोकस इस कंपनी के ऊपर चला गया, और इतनी सारी स्पेकुलेशंस न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड मार्केट के अंदर आने लग गई। तो उसके बाद आरबीआई ने अपना इंटरवीन किया और ये चीज़ सेटिस्फैक्ट्री इनको बता दिया ना। इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल था, मैंने उसको भी इसके अंदर मर्ज कर दिया है। जो शेयर वाला पॉइंट था और एमडी सीईओ वाला पॉइंट था, वो इसी आर्टिकल के अंदर मेंशन था। आरबीएल शेयर्स प्लंज, मोर वीकनेस लाइकली। तो ये जो दो आर्टिकल्स है, जो मैंने इसके अंदर इसको मर्ज कर दिया है, जो ये आपका इसके अंदर मैंने आपको अगेन बताता हूँ, एक जो शेयर वाला पॉइंट, जो 2 पॉइंट लिखे हैं, और एमडी सीईओ वाला पॉइंट इस वाले आर्टिकल के अंदर था। नाउ एफपीआईज पंप मोर मनी इनटू इंडियन बॉन्ड्स। बहुत ही बेसिक न्यूज़ है, मैंने आपको कल भी मेंशन किया था कि आरबीआई बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स इशू कर रहा है। हमने कल फिगर भी देखी थी इसके अंदर, अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आरबीआई बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स इशू कर रहा है, और नेट परचेजेस में यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन किया है एफपीआई का। एफपीआई बेसिकली क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है आप एक ऐसी सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आपका कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस के अंदर कोई लैंड खरीदते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं, तो पूरा आपका कंट्रोल है उसके ऊपर। बट अगर आप एप्पल कंपनी के अंदर यूएस की स्टॉक खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक स्टॉक खरीदने से आपके पास मैनेजमेंट का कंट्रोल आ जाएगा पूरा। बहुत बहुत कम कंट्रोल आएगा, बस आपके पास एक शेयर जितनी वोटिंग पावर आएगी, तो वो इतना ही कंट्रोलिंग पावर आपके पास आएगा। इसको हम एफपीआई बोलेंगे। यूएस के पर्सपेक्टिव से जो आपने एप्पल के केस में किया वो एफपीआई हो जाएगा। और एक दूसरी टर्म चलती है, अगर आपने जो लैंड के केस में किया उसको हम एफडीआई बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफपीआई जो भी बाहर से इंडिया के अंदर करता है उसको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, इसीलिए ये डेटा भी बहुत ही क्लियरली अवेलेबल है। तो यहाँ पर नेट परचेजेस को इन्होंने कंपेयर किया है। नेट परचेजेस मीनिंग जो आप शेयर्स बाहर से लोगों ने खरीदे या बॉन्ड्स बाहर से लोगों ने खरीदे और बेच दिए, उसका डिफरेंस माइनस करने के बाद यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो अगर बॉन्ड्स की बात करेंगे तो 4.5 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स टोटल में खरीदे हैं नेट परचेजेस, और शेयर मार्केट के अंदर 3.9 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है।
तो यहाँ पर शेयर मार्केट का मीनिंग सब कुछ है, इक्विटी मार्केट इसके अंदर पूरा आ जाता है। तो यहाँ पर एक और स्कीम की बात करेंगे। आरबीआई का एक स्कीम चल रहा है वीआरआर, वॉलंटरी रिटेंशन रूट। इसमें क्या होता है कि आपको एक वॉलंटरी पीरियड सेट करना होता है अपनी सिक्योरिटी का, जो मैंने बॉन्ड्स के नीचे लिख रखा है। क्या होता है कि आरबीआई ऑक्शन निकालता है, वो इंटरेस्ट रेट कोट करता जाता है कि आपको 6% पे कितना लोन देना है, 6.2% पे कितना लोन देना है। जब भी आरबीआई का पूरा लिमिट खत्म हो जाता है, जितना आरबीआई इशू करना चाह रहा है, तो वो अपने ऑक्शन को बंद कर देता है। 3-2-1 वाला जो ऑक्शन में सिस्टम चलता है वही यहाँ पर चलता है। बट इसके साथ में ही वॉलंटरी रिटेंशन रूट में क्या होता है, पहली बात तो इसमें सिर्फ एफपीआई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो बाहर से लोग होते हैं, और साथ में ही इसके अंदर मिनिमम एक इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है 3 ईयर्स का। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड में भी एक और ट्रिक है, इसके अंदर आपको मिनिमम तो 3 ईयर्स है ही, बट आपको अपना खुद का इन्वेस्टमेंट पीरियड भी साथ में कोट करना होता है। यानी कि मैं मान लेते हैं 4% आरबीआई ने बोला कि रेट चल रहा है, तो मेरे को दो चीज़ें बतानी होंगी कि मैं कितने पैसे इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ, साथ में ही मैं कितने पीरियड तक उसको होल्ड करूँगा। उस पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए सबसे लिमिट है, मतलब मिनिमम लिमिट है 3 ईयर्स, मैक्सिमम लिमिट तो ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है। बट जो भी आप कोट करना पड़ता है पहले ही, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से पूरा है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें इंडिया के अंदर। ना आगे चलते हैं लास्ट पेज के ऊपर। ये इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो का पूरा सेक्शन है। इसके अंदर केरला टॉप्स नीति हेल्थ इंडेक्स, यूपी एट द बॉटम। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। सबसे पहले लास्ट पॉइंट के अंदर मैंने नीति हेल्थ इंडेक्स के बारे में लिखा हुआ है। ये तो एक पॉइंट तो मैंने नहीं लिखा है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। नीति आयोग ये कैलकुलेशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के साथ। तो इसमें बेसिकली 24 मेन इंडिकेटर्स होते हैं और बाकी थोड़े बहुत सब इंडिकेटर्स भी होते हैं, जो टोटल मिला के 43 नंबर के अंदर आता है अगर हम सब इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर लें। और वेटेड एवरेज इनका निकाला जाता है जितनी भी इनकी इंपॉर्टेंस है उस बेसिस पे। और ये टोटल मिला के 3 सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, और आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं हर स्टेट को, और उनका एक वो बनता है, कंपैरिजन बनता है। और अभी के लिए जो हेल्थ इंडेक्स इशू हुआ है वो 29-20 का इशू हुआ है, सॉरी 19-20 का इशू हुआ है। तो उस ईयर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बताया गया है केरला सबसे टॉप पर है और यूपी सबसे नीचे है इस पूरे इंडेक्स के अंदर। और केरला का अगर मैं आपको स्कोर बताऊं तो 83 पॉइंट समथिंग के आसपास है, मैंने अभी लिखा नहीं हुआ है। यूपी ने हालांकि सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट मतलब रिकॉर्ड करवाई है, मतलब सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है इसकी इम्प्रूवमेंट में। हुआ ही नहीं बोलना चाहिए, 29-20 के अंदर हुआ था, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको ईयर इसलिए पहले ही क्लियरिफाई कर दिया है। यूपी ने 33 फैक्टर्स के अंदर आउट ऑफ 43 इम्प्रूवमेंट की है। यहाँ पर मैंने सब फैक्टर्स को भी इंक्लूड करके बात लिखी है। केरला ने 19 फैक्टर्स के अंदर ही इम्प्रूवमेंट शो किया। बट यहाँ पे एक और देखने वाली बात यह है कि केरला वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्थ के मामले में अच्छी स्टेट है, तो 3 फैक्टर्स में तो उसको फुल ऑन फुल मार्क्स मिले, मतलब कंप्लीटली वो उनके अंदर डेवलप्ड है। और जो बाकी फैक्टर्स हैं उनके अंदर भी ज़्यादा वो पॉइंट नहीं बचता है, मतलब काफ़ी कम स्कोप बचा है उसके इम्प्रूव करने का, इसीलिए वहाँ पर इम्प्रूवमेंट के नंबर ऑफ फैक्टर्स कम है। तो ये तो सीधी सी बात है। यहाँ पर यूटी इसके अंदर कौन सबसे ऊपर है, तो यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, इसके अंदर दमन एंड दीव सबसे हेल्थ के अंदर टॉप पे चल रहा है। स्मॉल स्टेट्स के अंदर इन्होंने एक अलग से सेक्शन निकाला है, इसके अंदर मिजोरम सबसे टॉप पर चल रहा है। तो ये आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी ये चीज़ फ्यूचर के अंदर रहने वाली है। नाउ आगे चलते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री रिटरेट्स यूनिफॉर्म जीएसटी ऑन एमएमएफ मतलब मैन मेड फाइबर, मैन मेड यार्न और मैन मेड फैब्रिक फ्रॉम Jan 1। तो मैंने आपको बताया था थोड़े दिनों पहले, हमने देखा था कि मैन मेड जो भी चीज़ें हैं आपके कॉटन इंडस्ट्री मतलब सॉरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, जो आपका फाइबर से बनता है फैब्रिक, फैब्रिक से यार्न, मतलब आप उसको क्लोथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में, बट मेन जो बेसिक प्रोसेस रहता है वो मैंने आपको बताया था। तो वो जनवरी 1 से इम्प्लीमेंट होने वाली है चीज़, यानी जीएसटी के नए रेट्स आ गए यहाँ पर। 22% से आपका यूनिफॉर्म रेट चलेगा इसके ऊपर। पहले कुछ चीज़ों के अंदर 12%, सॉरी 12%। तो कुछ मैन मेड यार्न के अंदर पहले भी 12% ही था, मैन मेड फाइबर और फैब्रिक के अंदर 5% था, तो वो बढ़ा करके 12% कर दिया जाएगा। इसका सिर्फ एक ही मेन रीज़न बताया गया है कि हायर कॉम्प्लायंस कॉस्ट है, क्योंकि जो मैन मेड फाइबर है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर चलता है, तो उसकी जो आपकी अकाउंटिंग है, मतलब बेसिकली पूरी जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर टैक्स ले ही नहीं पाती है ढंग से, तो इसीलिए वो उसको जहाँ से भी वो ले पा रही है उसको बढ़ा देगी, ताकि मतलब क्या होता है कि आप जीएसटी का सेंस बर्डन को अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप मान लेते हैं प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है,
तो वो प्रोड्यूसर अपने पास नहीं रखेगा उसका बर्डन, वो आगे ट्रांसफ़र करता जाएगा। वो जिसको भी बेचेगा उसको बोलेगा आप जीएसटी भरो, तो वो आगे पूरी चेन के अंदर सब लोग जीएसटी भरेंगे फिर उसके अंदर। ये मेन पर्पस होता है जीएसटी को बढ़ाने का किसी भी चीज़ के अंदर। नाउ आगे बहुत ही मतलब फ़नी सी न्यूज़ है, और एक थोड़ा सा इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यूएई ने, मतलब यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इन्होंने थोड़े टाइम पहले पोल्ट्री से बैन लगा दिया था, मतलब इंडिया से पोल्ट्री वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं होगी, इस चीज़ पर बैन लगा दिया था। तो एग्स या फिर जो कि टेबल एग्स होते हैं और जो हैचिंग एग्स होते हैं, या जो स्मॉल बर्ड्स होती हैं मतलब हैन वगैरह जो खाते हैं डायरेक्टली नॉन वेज के उसके अंदर, तो वो सब चीज़ें बैन हो गई थी इंडिया से एक्सपोर्ट होना। तो अब यहाँ पर उसके ऊपर से अपलिफ्ट कर दिया इस बैन को। उसका मेन रीज़न ये बताया गया था कि बर्ड फ्लू के कंसर्न्स थे यहाँ पर, और यहाँ का जो आपका मतलब इस सारा सेक्टर था पोल्ट्री के अंदर, जो बायो सेफ्टी नॉर्म्स थे WHO के द्वारा जो इशू किए जा चुके हैं पहले ही, मतलब करे हुए उन्होंने, तो वो सिर्फ फॉलो नहीं हो रहा था। तो उसकी वजह से ये लोग नहीं कर रहे थे, बट अभी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं कि हम ये बायो सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं WHO के वो फॉलो करेंगे, तो उसकी वजह से अब वापस से अपलिफ्ट हो गए, और एग्स और अदर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स अब वापस से एक्सपोर्ट होने लग जाएंगे। तो हो सकता है इसके राइजेस में भी आपको अपलिफ्टमेंट दिखे, मतलब इंक्रीज दिखे फ्यूचर के अंदर। नाउ ये तो एक छोटा सा पॉइंट था, बाकी जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंस यहाँ पर अग्रीमेंट्स और ये सब ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें वापस से स्टार्ट हो गई हैं, तो हो सकता है हमें CEPA कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो कि नेक्स्ट मंथ के अंदर तो होने ही वाला है, वो और भी जल्दी देखने को मिले और भी ज़्यादा बड़े स्केल पर देखने को मिले। अब इसकी बात भी मैंने आपसे की हुई है पहले। इसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा और चीज़ें जो इंडिया से वहाँ पर एक्सपोर्ट होती हैं और वहाँ से यहाँ पर एक्सपोर्ट होती हैं, जो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या गोल्ड से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, या इंडिया से बात करें तो स्पाइसेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सपोर्ट होती हैं। तो वो सब चीज़ें ड्यूटी फ्री तरीके से हो पाएंगी, और जो आपकी कस्टम्स का डिपार्टमेंट है वो भी एफिशिएंटली दुबई की चीज़ों को, मतलब सॉरी, यूएई की चीज़ों को क्लियर कर रहा होगा इंडिया के अंदर। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर होने वाली है अगर ये अग्रीमेंट अनाउंस हो जाता है। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एक सेकंड मेरा चैनल है, उसको भी चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करके जाना नीचे लाइक बटन पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।